हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी कहानी को प्यार भी बहुत कर रहे हैं। बस मेरी तो रिक्वेस्ट इतनी ही रहती है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए और अपनी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माथुर जी को पता लग गया था कि मुंबई में टीना को किडनैप करने में दीदी नाकाम हो गई थी और दीदी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अब उसको यही था कि उसका नेटवर्क तेजी से फैल जाए और कहीं रावत परिवार को पता चल गया कि दीदी पकड़ी गई है तो उसको भी वो खत्म कर देंगे। इधर युवराज सिंघानिया अपने घर के लिए निकलते हुए सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो गया। उसका दिल बेचैनी से भर रहा था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ आ गई थी। रास्ते भर वो चुपचाप ड्राइव करता रहा, मानो उसका मन किसी गहरे तूफान में उलझा हुआ था। अस्पताल पहुंचते वो सीधा आईसीयू की ओर बढ़ा और जहां टीना थी, आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। जैसे वो भीतर दाखिल हुआ, वहीं टीना सफेद चादर में लिपटी हुई थी। उसकी नाक में वेंटिलेटर की नली लगी हुई थी और मशीनें लगातार बीप बीप की आवाज कर रही थी। उसको ऐसे देखकर युवराज का दिल भर आया। उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे धीरे टीना के पास गया और उसके चेहरे को देखता रहा। टीना, जब तुमने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तब सबने मुझे समझाया था कि ये तुम्हारी कोई चाल है। लेकिन लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता था। मुझे लगता था कि तुम कभी मेरे और माही के साथ धोखा नहीं कर सकती। ये कहते हुए युवराज ने अपनी जेब से वो छोटी सी कांच की शीशी निकाल ली और उसे बहुत देर तक थामे हुए था। अब उसकी ओर देखने लगा, मानो उसके छिपे रहस्य को पढ़ना चाहता हो। लेकिन लेकिन आज मुझे वो मिल गया। उसने मेरे मन में एक शक का बीज बो दिया। क्या तुमने मुझे सच में नशा देकर वो सब कुछ खिलवाया था? क्या मेरा भरोसा एक धोखे पर टिका था? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वेंटिलेटर से जुड़ी मॉनिटर की बीप बीप की आवाजें तेज होने लगी। टीना की सांसें अनियंत्रित हो गई थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हिलने लगी थी और उसकी हालात बिगड़ने लगी थी। युवराज घबरा गया। वो तुरंत बाहर की ओर भागा और डॉक्टरों को बुलाने लगा। कुछ ही पलों में डॉक्टरों की एक टीम दौड़ती हुई आई। युवराज को बाहर रुकने के लिए बोल दिया और वहीं बाहर ये टीना के माता पिता यशवंत और यामिनी पहले से वहीं पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को टीना और दौड़ते हुए देखा, उनकी चिंता और बढ़ गई। आईसीयू के भीतर डॉक्टरों ने तेजी से टीना की जांच शुरू कर दी। नर्स ने उनकी नब्ज जांची और एक अन्य डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा कि क्या हो रहा है। फिर एक डॉक्टर ने राहत की सांस ली और उनको देखकर सिर हिलाया। सिचुएशन स्टेबल ही है। डॉक्टरों ने आपस में बात की। युवराज को जब यह खबर मिली तो उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, पर जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, उनमें से एक ने युवराज की ओर बुला लिया। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? टीना की हालात अचानक खराब क्यों हुई? युवराज ने पूछा। डॉक्टर ने कुछ क्षण चुप रहकर उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मिसिज सिंघानिया को कोई गहरी मानसिक झटका लगा है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन डॉक्टर, मैंने तो सुना है कि कोमा में गए व्यक्ति को न सिर्फ सुनाई देता है और न ही वो किसी बात पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उनका दिमाग भी तो कोमा में होता है। डॉक्टर मुस्कुराया और फिर गंभीरता से बोला, आपकी बात लगभग सही है, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, 100 में से लगभग 10 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कोमा में होती है, लेकिन उनका दिमाग कुछ हद तक काम कर रहा होता है। वे आसपास की बातें सुन सकते हैं और उस पर शारीरिक प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज होना और सांसों का बिगड़ना। ठीक वैसा ही मिसेज सिंघानिया के साथ हुआ है। डॉक्टर की बात युवराज पूरे ध्यान से सुन रहा था। उसने थोड़ा सोचते हुए पूछा, लेकिन इससे क्या यह पता चल सकता है कि वो क्या महसूस कर रही है? जैसा मैंने उनकी धड़कनें और सांसों की हालात देखी, मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसे किसी बात पर गुस्सा आया हो, जैसे उन्होंने बहुत कुछ बुरा सुना हो। डॉक्टर ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनते ही युवराज को जैसे झटका लगा। उसने उसके जहन में वही पल घूम गया जब वो शीशी दिखाकर टीना पर संदेह जता रहा था। अपनी बात पूरी करने के बाद डॉक्टर चला गया, लेकिन युवराज वहीं पर कुर्सी पर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। क्या मैं बेवजह टीना पर शक कर रहा हूँ? क्या ये मेरा वहम तो नहीं है? अगर इसमें कोई रत्ती भर भी सच्चाई नहीं होती तो टीना को यह बात सुनकर बुरा क्यों लगता? वो गुस्सा क्यों होती? शायद उसे दुख हुआ कि मैंने उस पर शक किया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। युवराज उठ खड़ा हुआ और फिर आयुष्य की ओर चला गया, जहां टीना अपनी ही दुनिया में सोई पड़ी थी। युवराज का चेहरा भावनाओं से भीगा हुआ था। वो टीना के पास धीरे से गया और आंखों में एक अनकही कसक थी। उसने टीना का ठंडा पड़ा चेहरा देखा और युवराज झुककर उसके पास बैठ गया। उसकी आवाज कंपकपा रही थी, लेकिन हर शब्द सच्चाई से लबरेज था। उसने जाते ही कहा, टीना, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया।
जब तुमने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तब सबने कहा था कि तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास था। और फिर भी आज जो मेरे हाथ लगा है, उस पर मेरा मन शक करने लगा है। मैंने तुम पर भरोसा करने की जगह शक को जगह दी। युवराज की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने अपनी जेब से वो कांच की छोटी शीशी फिर निकाल ली। उसे दिखाकर वो उसका दिल और भारी हो गया था। उसने आगे कहा, टीना, जब माही गई थी, तब तुम ही थी जो मुझे संभाल रही थी। तुमने मेरे टूटे हुए जीवन को फिर से जोड़ने की कोशिश की, और मैंने मैंने तुम पर ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया। सच कहूं तो मुझे गिरा हुआ इंसान कोई भी नहीं। आज शायद तुम मेरी वजह से यहाँ हो, फिर भी मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए गोली खाई, और मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो टीना, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। युवराज का गला भर आया था। वो टीना का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगने लगा था, लेकिन तभी युवराज ने देखा कि टीना की आंखों से एक आंसू निकल आया था। उसके भीतर की सारी जमी हुई भावनाएं आंसू के द्वारा निकलना शुरू हो गई थी। युवराज ने टीना की हथेली को अपनी हथेली में भर लिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। उसकी आंखों में एक आंसू की भाषा पड़ने लगा। टीना ने बंद पड़े नैन जैसे कह रहे थे कि मैंने सुन लिया है, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, माफ भी कर दिया। कुछ देर तक वो वहीं पर बैठा रहा, उसी के साथ। फिर वो धीरे धीरे उठा और माथे को चूमा और बोला, मैं जल्दी लौट कर आता हूँ टीना, तब तक तुम आराम करो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो भावुक हो गया था, लेकिन उसे याद आया कि आयशु के बाहर यशवंत और यामिनी बैठे हैं, जो पिछले 1 महीने से उम्मीद के सहारे अपने प्राणों से अपने बेटे को जगाने का इंतजार कर रहे थे। युवराज बाहर आया और उसने देखा कि यशवंत जी की आंखों में थकान और चिंता की गहराई थी, जबकि यामिनी देवी का चेहरा उम्मीद और बेबसी से भरा हुआ था। युवराज ने बाहर आते ही कहा, अंकल आंटी, चलिए कुछ खा लेते हैं। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। टीना को अब सबसे ज्यादा जरूरत आपकी ही है। ये लाइन जैसे उसके पेट की लाइन बन चुकी थी। वो हर रोज ये कहकर ही उन दोनों को साथ लेकर जाता था। यशवंत निराशा भरी बात में बोले, बेटा, कैसे खाएं जब हमारी बच्ची इस हालात में है। दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। पता नहीं ये कब उठेगी। मुझे पता है अंकल, अगर आप बीमार हो गए तो टीना जागकर किसके सहारे चलेगी। युवराज ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर समझाया। काफी मनाने के बाद भी तीनों हॉस्पिटल की कैंटीन की ओर चले गए। वहां पहुंचकर युवराज ने खुद दोनों के लिए गर्मा गर्म पराठे और ऑर्डर कर दिए। तीनों ने चुपचाप खाना खाया और नाश्ते के बाद दोनों ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा लिया और बोला, आप दोनों थोड़ा घर जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ हूँ टीना के पास, और कुछ भी होगा तो तुरंत आपको बुला लूंगा। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन युवराज के विश्वास भरे शब्दों ने उनकी हालात को थोड़ा सा नरम कर दिया था, और वे आखिरकार मान गए। गाड़ी चलाते समय युवराज के मन में बस एक ही बात चल रही थी, मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब मैं हर पल टीना के साथ रहूंगा। उसे फिर भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं उसका अपराधी नहीं, उसका सच्चा साथी बनकर रहूंगा। गाड़ी जब चौधरी हाउस की ओर जा रही थी, युवराज के भीतर एक वादा आकार ले रहा था। एक ऐसा वादा जो उसके दिल से निकलकर उसकी आत्मा में जा रहा था। वहीं दूसरे और सिंघानिया हाउस में काव्या की सुबह आज कुछ अलग सी थी। काव्या अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी थी, आंखें बंद थी, लेकिन अब तक उसके पलकों से नींद बहुत दूर थी। रात भर करवटें बदलते बदलते उसने एक पल भी चैन से नहीं गुजारा। मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था। सारी रात वो उसमें उलझी रही। आज उसकी आंखें देर से खुली, शायद शरीर थक गया था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और छत को देखने लगी, जहां पंखा बहुत ही कम चल रहा था, लेकिन उसके मन के भीतर भारी हो गया था। उसने तकिए से सिर उठाया और बगल में देखा, जहां उसका पति कुलान सोता था, लेकिन वो आज वहां पर था नहीं। काव्या के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर आई। आज भी नहीं आए। उसके मन में यही बात घूम रही थी, कहाँ चला गया था कुणाल, और वो आया क्यों नहीं था। क्या कुणाल कोई बड़ी साजिश करने की बाट तो नहीं देख रहा है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 432वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या का मन बार बार कल की बातों में घूम रहा था। वो जानती थी कि कुणाल कुछ गलत तो कर रहा है। उसने कंपनी में जरूर कुछ तो स्कैम किया है, कुछ बड़ा, लेकिन वो यकीन नहीं करना चाहती थी। वो उस इंसान से प्यार करती थी जिसने एक समय उसे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां दी थी। काव्या की आंखें नम होने लगी थी। उसने खुद से ही कहा, क्यों कुणाल, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया कुणाल? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे मेरे ही भाई के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। जब जब तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, मैंने बिना सवाल किए दे दिए थे।
फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने तकिए में मुंह छिपा लिया, लेकिन आंसुओं की गर्मी कपड़े के उस पार तक महसूस हो रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई कि कल रात वो घर लौटा ही नहीं। उसने झट से फोन उठाया और कुणाल का नंबर डायल किया। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने नंबर दबा ही दिया। कुछ घंटों के बाद सामने से कुणाल ने फोन भी उठा लिया और कुणाल की आवाज आई। हाँ बोलो। काव्या ने सीधा सवाल किया। कुणाल, कहाँ हो तुम? कल रात घर क्यों नहीं आए? कुणाल ने बिना रुके जवाब दिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया काव्या, मैं एक इन्वेस्टर से मिलने गया था। कब तक तुम्हारे और तुम्हारे भाई के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? मुझे अपना बिजनेस भी तो दोबारा खड़ा करना है। तुम्हारी कंपनी को जब मैं करोड़ों का फायदा दिला सकता हूं, तो अपने लिए तो कुछ करना गलत है क्या? काव्या कुछ समझ नहीं पाई। फायदा? कौन सा फायदा? कुणाल की आवाज अब और तीखी हो गई थी। उसने कहा, हाँ हाँ भाई, तुम लोगों को फायदे कहाँ दिखेंगे? और तुम दोनों भाई बहन को तो मेरी इन्वेस्टिगेशन से फुर्सत ही नहीं है। मेरे करवाए हुए फायदे कहाँ से मिलेंगे तुम्हें? जाकर ऑफिस में देखो। जो डील्स तुम्हारा भाई 100 करोड़ में करता था, वह डील मैंने 150 करोड़ के प्रॉफिट पर साइन की है। और राजा जतेंद्र वाला कॉन्ट्रैक्ट देख लो, जो हर बार मुश्किल से 1000 करोड़ पार करता था। इस बार वो 1700 करोड़ में फाइनल हुआ है। काव्या ये सुनकर एकदम स्तब्ध हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गर्व करे या क्या डर महसूस करे। लेकिन कुणाल अब तक अपने गुस्से में बोल रहा था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ये सब कहाँ देखोगे। तुम बस ये देख रहे हो कि मैंने कौन कौन से एनजीओ को डोनेशन दिया है, और उसी पर शक कर रहे हो। करो शक, अब मैं उस ऑफिस में कदम तक नहीं रखूंगा। इतना कहकर कुणाल ने झट से फोन काट दिया। काव्या के हाथ से फोन फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। उसका चेहरा जैसे सुन्न सा हो गया। मन के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कुणाल के शब्दों को कैसे ले। क्या उसने वाकई में कंपनी को मुनाफा दिया है, या एक धोखे का ये भी हिस्सा ही था? वो धीरे धीरे उठी और वॉशरूम की ओर चल दी। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे बिखरे बाल और बुझी हुई आंखें। क्या ये वही काव्या थी जो कभी अपने कॉन्फिडेंस और मुस्कान के लिए जानी जाती थी? उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन मन का ताप कम नहीं हुआ। वो जानती थी कि ये सिर्फ कुणाल से जुड़ी कोई साधारण बहस नहीं थी। ये रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था कि क्या होगा ये तो रब ही जानेगा। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसे सच्चाई जाननी होगी, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। काव्या ने अपने मन को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया था। वो तैयार होने लगी। आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी और सादगी भरा मेकअप कर लिया। ये वही काव्या थी जो आज अपने जीवन को एक नए अध्याय की ओर लेकर जा रही थी। शीशे के सामने खड़ी काव्या ने अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखा, जैसे उसे आशीर्वाद मांग रही हो। उसने अपने मन के अंदर ही अंदर बोला, माँ, आज भी आपकी बहुत याद आती है। आप होती तो शायद आप मुझे इन सभी मुश्किलों से लड़ने की और ताकत देती। ये कहकर काव्या ने अपना पर्स उठाया और गाड़ी की चाबी ली और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका मन तरह तरह की सोचों में उलझा हुआ था, लेकिन एक संतोष था। उसका भाई युवराज उसके साथ था। वो जानती थी कि जीवन में चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उसका भाई उसके साथ ही रहेगा। उधर युवराज भी एक गंभीर जिम्मेदारी निभा रहा था। उसने यशवंत और यामिनी को चौधरी हाउस छोड़ दिया था कि वो आराम कर ले। वो अब सीधा हॉस्पिटल की ओर जा रहा था, टीना के पास। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए उसके मन में टीना की चिंता थी, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज गया। वो चौंक पड़ा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो देखा कि कंपनी के चीफ अकाउंटेंट कमल जी का फोन आ रहा था। कमल जी, वो नाम जो युवराज के दिल में विशेष स्थान रखता था। ये वही कमल थे जो उसके पिताजी के समय से उनकी कंपनी में काम कर रहे थे। भले ही युवराज कंपनी का सीईओ और काव्या चेयरवुमन बन चुकी थी, लेकिन दोनों भाई बहन कमल जी की बेहद इज्जत करते थे। उनका अनुभव और वफादारी पूरे सिंघानिया ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा मजबूत थी। वे उन चंद लोगों में से एक थे जिन पर युवराज और काव्या आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे। युवराज ने कॉल उठाते ही आदरपूर्वक कहा, जी कमल अंकल, बताइए कैसे याद किया? दूसरी ओर से कमल जी का स्थिर और गंभीर आवाज आई, सीईओ सर, आपने और चेयरवुमन मैडम ने जो निर्देश दिए थे उसी के अनुसार मैंने उन सभी एनजीओ को वेरिफिकेशन मेल भेज दिए थे, जिनका नाम और वेतन हमारे डेटा में उपलब्ध थे। जहां जहां कुणाल सर ने डोनेशन दिया, और सर मुझे सभी से पॉजिटिव रिप्लाई मिला है। मैंने सभी से मिलने का समय और पता भी ले लिया है। अब बस हमें वहां जाकर पर्सनली उनसे मिलना है। कमल की बातें सुनकर युवराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में विचारों का तूफान चल गया। एक और कंपनी की सच्चाई जानने की जिम्मेदारी थी, और दूसरी ओर टीना की देखभाल भी करना जरूरी था। वो इस समय इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा था,
और ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पर्सनल रूप से हर एनजीओ में जाकर जांच करे कि सही डोनेशन दिया है या नहीं। वो खुद ही दो दिशाओं में बट गया था। वो अपने आप में यही सोच रहा था कि वो वहां एनजीओ के अंदर मिलने जाए या फिर टीना के पास। गाड़ी चलाते हुए युवराज के चेहरे पर असमंजस आ गया था। तभी एक उसे व्यक्ति की याद बात आई जो उसकी मदद कर सकता था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने तुरंत कमल जी से कहा, ठीक है अंकल, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूं, फिर वहां से हम निकलते हैं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और गाड़ी की दिशा ऑफिस की ओर मोड़ दी। कार की खिड़की से जो हवा आ रही थी वो उसे और भी उलझा रही थी। उसने बिना देर किए अपना मोबाइल उठाया और सिंधु का नंबर डायल कर दिया। कॉल उठाते ही सिंधु ने कहा, जी गुरुदेव, बताइए क्या हुआ। युवराज ने बिना भूमिका के गंभीर स्वर में कहा, सिंधु तुम राशि को लेकर अभी के अभी हॉस्पिटल पहुंचो। टीना के पास कोई नहीं है, वो अकेली है और उसकी देखभाल जरूरी है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। सिंधु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी राशि को लेकर अस्पताल पहुंच जाती हूँ। उसका यह उत्तर सुनकर युवराज के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। उसने चैन की सांस ली और फोन काट दिया। अब वो निश्चित था क्योंकि टीना अब अकेली नहीं थी और वो ऑफिस की ओर बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस पहुंच गया था। युवराज ने जल्दी से अपना फाइल बैग उठाया और अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही युवराज सीधे कमल जी के कैबिन में वहां कमल जी पहले से तैयार बैठे थे। उन्होंने उठकर युवराज को नमस्कार किया। कमल जी के चेहरों पर वर्षों का अनुभव की परिपक्वता थी, आंखों में वही निष्ठा जिसने उन्हें सिंघानिया ग्रुप का सबसे विश्वसनीय सदस्य बनाया था। युवराज ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और पूछा, अंकल, क्या सारी जानकारी तैयार है। कमल जी ने झुककर एक मोटी फाइल उठाकर युवराज को दी और कहा, जी सर, यहाँ सभी एनजीओ की सूची है, उनके पते और प्रतिनिधियों के नाम भी हैं। वो तारीखें भी है जब कुणाल सर ने डोनेशन दिया था। सब कुछ एकदम तरीके से लगा दिया है। हमारे पास इस बात के ठोस प्रमाण है कि हर भुगतान सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा है। युवराज ने वो फाइल ली और कमल जी के साथ तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने एनजीओ की ओर गाड़ी को मोड़ दिया था। रास्ते भर वो खामोश रहा, बस सामने के सफर को देखता रहा, मानो मन ही मन बीते कुछ महीनों की घटनाओं को दोहरा रहा हो। पहला एनजीओ शहर के भारी हिस्से में था। एक बालिका आश्रम था जहां कुणाल ने 3 महीने पहले एक बड़ी राशि डोनेट की थी। जैसे ही युवराज और कमल वहां पहुंचे, संस्था की प्रमुख मैडम प्रेरणा ने उनसे गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रेरणा जी ने एक एक सारे कागज युवराज के सामने रख दिए, रसीदें, चेक की कॉपी और परियोजना की तस्वीर, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुणाल जी ने उस समय हमसे कहा था कि यह पैसा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाएगा। आप खुद ही देखिए, ये रहे वो सारे प्रमाण। युवराज ने तस्वीरों को देखा। छोटे छोटे बच्चे नए यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे थे, कंप्यूटर लैब में पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे। उसकी आंखों में नमी आ गई। ये तस्वीरें किसी परोपकारी की असली पहचान थी। एनजीओ का दौरा करते हुए युवराज ने महसूस किया कि कुणाल ने जो भी सहायता की वो न केवल बिल्कुल सही तरीके से की थी, बल्कि हर संस्था से उसका धन का उपयोग भी ईमानदारी से किया जा रहा था। किसी भी स्थान पर कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हर प्रतिनिधि के उनके सामने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे लिए कुणाल जी तो एक भगवान से भी ऊपर हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कभी प्रचार भी नहीं करने की बात कही। वो सच में ही भगवान जैसे ही हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको, कुणाल सच में भगवान है या फिर कुणाल कोई चाल चल रहा है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 433वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद वो एक और एनजीओ में गई जो विकलांग बच्चों के पुनर्वास पर कार्य करता था। वहां युवराज की मुलाकात एक छोटे से लड़के से हुई। उसका चिंटू नाम था। वो व्हील चेयर पर था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही उसने युवराज को देखा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप कुणाल अंकल को जानते हैं? उन्होंने मुझे व्हील चेयर दी, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर युवराज का कलेजा भर आया। उसकी आंखें नम थी पर चेहरा गर्व से खिला हुआ था। उसने चिंटू का सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए उन्हें जरूर बताऊंगा। हर संस्था से मिलने के बाद एक एक करके सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे और जांच की रिपोर्ट तैयार कर ली थी। तब युवराज ने ऑफिस आकर कमल जी से कहा, अंकल, अब मुझे कोई शक नहीं रह गया। ये सारी रिपोर्ट्स कुणाल जीजू की नीयत को साबित करती हैं। उन्हें झूठे में फंसाया जाया है। कमल जी ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सर, अब हमें इन रिपोर्ट्स को बोर्ड मीटिंग के सामने पेश करना है और साथ ही सभी
एम्प्लॉयंस को भी बताना होगा कि सब बातें जो फैल रही हैं वो सारी झूठ हैं। युवराज ने गहरी सांस ली। अब उसके पास सबूत थे और सच्चाई भी आ गई थी। उधर काव्या ने ऑफिस में कदम रखते ही सबसे पहले अकाउंट्स और डील की फाइलें मंगवाई। हर वो कागज, हर वो डॉक्यूमेंट जो कुणाल की कही बातों को साबित और खारिज कर सके। घंटों से वो एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़ती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें फैलने लगी और चेहरा सख्त हो गया था। जो भी कुणाल ने कहा था वो सब कुछ सच सामने आ गया था। राजा जितेंद्र वाले कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उसके सामने खुली पड़ी थी। पिछली डील 1080 करोड़ की थी और अब की बार वही डील 1700 करोड़ में साइन करवाई गई थी। इतना ही नहीं, एनजीओ को दी गई डोनेशन में भी पूरी रिपोर्ट मौजूद थी, जिसमें एक एक रुपए का हिसाब साफ साफ लिखा हुआ था। काव्या की आंखों में सन्नाटा छा गया था। उसका शरीर कुर्सी पर बैठा था, लेकिन दिमाग उस तूफान में डूबा हुआ था जो दिल में उठ रहा था। क्या वाकई उसका भाई, अपना भाई जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी और विश्वास करती थी, कुछ छुपा रहा था? क्या युवराज ने जानबूझकर कुणाल पर शक किया था? क्या वो नहीं चाहता था कि कुणाल ऑफिस से वापस आए? काव्या का दिल कह रहा था, नहीं, ऐसा तो युवराज नहीं कर सकता। वो तो बचपन से उसके लिए सबसे बड़ा सहारा रहा है। उसके हर आंसू को उसने अपनी हथेली पर लिया है। लेकिन फिर भी ये सच्चाई जो भी थी, जो आरोप कुणाल पर लगाए थे, उसका कोई ठोस आधार भी नहीं है। जो उसने काम किए हैं उसमें कंपनी को लाभ भी हुआ है। काव्या का मन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। वो दो लोगों के बीच में फंस गई थी, एक तरफ उसका प्यार और एक तरफ उसका दूसरा भाई। उसी शाम जब युवराज ऑफिस आया तो काव्या ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। युवराज, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, काव्या ने सख्त आवाज में कहा। युवराज ने उनकी आंखों की बेचैनी को महसूस किया, लेकिन बिना कुछ कहे ही वहां जाकर ऑफिस में बैठ गया। काव्या ने बिना वक्त गवाए सीधे फाइल उसके सामने रख दी और कहा, युवराज, ये देखो, यह सब कुणाल ने किया है। हर एक पेपर साफ और हर एक डील कंपनी के हित में है। तुम्हें जो शक था वो बेबुनियाद है। युवराज ने फाइल पलट कर देखी। कुछ देर तक वो शांत रहा और फिर बोला, दीदी, मैंने निजी वजह से शक नहीं किया। कंपनी में एक अनजान अकाउंट से एनजीओ का पैसा ट्रांसफर हो रहा था। जब मैंने उसे ट्रेस करवाया तो अकाउंट कुणाल के हस्ताक्षर से जुड़ा मिला। वो मुझे इसलिए शक करना पड़ा। काव्या ने रुंधे हुए गले से कहा, लेकिन तुमने उस पर यकीन क्यों नहीं किया युवराज? क्या तुम्हें एक बार उसे बात नहीं करनी चाहिए थी? तुमने तो उसे अपराधी ही मान लिया, बिना उसका पक्ष जाने। और युवराज, अब वो कह रहा है कि वो इस ऑफिस में कदम भी नहीं रखेगा। ये बात सुनकर युवराज कुछ पल के लिए चुप रहा। वो समझ चुका था कि शायद कहीं ना कहीं उसने जल्दबाजी कर ली थी। काव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक सवाल भी था, क्या रिश्ते सच में शक करने से कमजोर हो जाते हैं? उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल पाया। काव्या वहीं पर बैठी रही और युवराज ऑफिस से बाहर आ गया। रात को काव्या जब अपने घर लौटी तो उसका मन बहुत भारी हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल को वो कैसे मनाई और कैसे उसे विश्वास दिलाए कि वो उस पर शक नहीं कर रहा था। उसने धीरे से अपने आप से कहा, कुणाल, मैं जानती हूं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी सवाल में बीच में ना खड़ा करना पड़े। उस रात काव्या की आंखें देर तक खुली रही। उसने तय कर लिया था कि अब जो भी सच्चाई हो वो उसे पूरी तरह से उजागर करके दम लेगी। ना वो सिर्फ एक पत्नी और एक बहन बनकर रहेगी, अब एक बिल्कुल बिजनेसमैन वुमन की तरह ही काम करेगी। वहीं ऑफिस से निकलते ही युवराज की चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके चेहरे पर एक थकान आ गई थी। जैसे ही वो बिल्डिंग के बेसमेंट पार्किंग में पहुंचा, उसे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके छठी इंद्रिय ने उसे चेतावनी दी कि उसके पीछे शायद कोई है। उसने एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। अंधेरे में खड़ी गाड़ियों के बीच कोने में लगी परछाइयों में कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ तो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक बार फिर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो अपनी काली एसयूवी में बैठ गया, सीट बेल्ट बांधी और धीरे धीरे गाड़ी को पार्किंग से निकालने लगा। लेकिन उसने अपनी नजर सामने शीशे पर बनाई हुई थी। वो पीछे से देख सकेगी क्या कोई पीछे से उसके पीछा तो नहीं कर रहा। इतने में ही काली बीएमडब्ल्यू उसके पीछे चलती हुई नजर आई। शहर की हलचल में अक्सर गाड़ियां पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन ये बीएमडब्ल्यू उसके ऑफिस से बाहर निकली और उसके लगातार पीछे ही चल रही थी। ये गाड़ी मेरा पीछा क्यों कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद जब एक चौराहा आया, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट थी, लेकिन लगभग सड़क सुनसान थी। युवराज ने गाड़ी की स्पीड कम की, तभी अचानक बाईं तरफ से एक विशाल ट्रक तेजी से आता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ ही धड़ाम भयानक आवाज के साथ
ट्रक ने युवराज की गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। गाड़ी हवा में उछली और 2-3 बार पलटी खा गई, उल्टी होकर सड़क पर गिर गई। आसपास सब कुछ जैसे थम सा गया था। कुछ सेकंड के लिए न कोई आवाज और न ही कोई हलचल। गाड़ी का बोनट पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। शीशे बिखर गए और धुएं के गुबार से पूरा हुआ पूरा मंजर धुंधला हो गया। कुछ राहगीर जो सड़क पर पार कर रहे थे चीखते हुए पास में आए और उनमें से 2 आदमी उतरे। उनमें कोई घबराहट नहीं थी। एक ने दूसरे से कहा, अरे भाई अंदर देखना, जिंदा है या गया। दूसरे ने गाड़ी की टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। युवराज का सिर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था, माथे से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, लगता है इसका काम हो गया। नहीं नहीं, अभी सांसें चल रही है, दूसरे ने ध्यान से देखते हुए कहा। उसी समय दूर खड़ी काली BMW से एक शख्स निकला, लंबा काले चश्मे में छिपा चेहरा और हाथ में वॉकी टॉकी। उसने धीरे से पास आकर कहा, कंफर्म करो कि जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो उसे खत्म करो। मामला और भी गहरा होता जा रहा था। यह किसकी साजिश थी? और गाड़ी के भीतर युवराज अब भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसे महसूस नहीं हुआ कि कितनी आंखें उस पर लगी हुई थी। काले चश्मे वाले आदमी ने धीरे धीरे युवराज के पास आकर गाड़ी का दरवाजा खींचने की कोशिश की, जो आधा खुला हुआ था। लेकिन जैसे उसकी उंगलियां युवराज की गर्दन के पास पहुंची, अचानक युवराज ने अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में न आग थी और न ही सुलगता हुआ तूफान। ठीक घायल शेर की तरह वो दहाड़ मार रही थी। वो आदमी हैरान हो गया, संभल ही नहीं पाया कि युवराज ने उसे जोर से सीट पर दे मारा। उसकी सांसें रुक सी गई। गाड़ी में पड़े हुए युवराज ने अपनी सीट बेल्ट हटाई। एयरबैग्स के बीच से धीरे धीरे निकलते हुए गाड़ी का दरवाजा खुला। उसका चेहरा खून से धूल से सना हुआ था। उधर जब बाकी लोगों ने देखा कि युवराज अभी भी जिंदा है, तो उसने एक आदमी ने बेहाल कर दिया। सभी के होश उड़ गए। ट्रक वाले दोनों आदमी भागते हुए अपने ट्रक की ओर भागे और वहां से लोहे की रोड निकाल लाए। वहीं BMW में बैठे 4 लोग, जो असल में कुशल स्ट्रीट फाइटर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे, वो कमर कस चुके थे। उन्होंने अपने बैग से हथियार निकाल लिए थे और वो स्टील के नाचुक भी थे उनके पास। युवराज अब पूरी तरह से गाड़ी से बाहर आ चुका था। उसने अपने जख्मी बांह से खून पोंछा और सामने आ रहे दोनों ट्रक वालों की ओर देखा। उसकी चाल, उसकी आंखें और घबराहट, सब कुछ उसने एकदम से पढ़ लिया था और वो यही सोच रहा था कि ये है कौन। तभी उसने चीख कर उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? पहले बताओ कि हो कौन, किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हें मरना तो है ही, कम से कम बताकर तो मरो कि तुम्हें किसने भेजा है। उसने अपनी जख्मी बांह से खून पोंछा और सामने आ रहे दोनों ट्रक वालों की ओर देखा। उनकी चाल और उनकी आंखों में उनकी घबराहट थी। उसने फिर एक चुप्पी तोड़ी और उन दोनों पर हमला करने के लिए ठान लिया। एक ने ऊपर से लोहे की रोड से वार किया, लेकिन युवराज ने एक फुर्तीले कदम से नीचे झुकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और रोड को वहीं जमीन पर पटक दिया। अगले ही पल उसने उस आदमी के पेट में जोरदार घूंसा मारा, जिससे वो 2 कदम पीछे जा गिरा। दूसरे ने मौका पाकर रोड के पीछे से वार करना चाहा, लेकिन युवराज ने झुककर उसका वार खाली कर दिया और उसके पैर पर इतनी जोर से किक मारी कि उसकी रोड हवा में उछल गई और वो खुद करहाता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा। क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन है ये लोग? किसने भेजा है इनको? क्या कुणाल ने भेजा है, रावत परिवार ने भेजा है, या फिर माथुर जी ने तो नहीं भेजा है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ वीडियो पर एक लाइक चाहता हूं और आप लोग इस कहानी को प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो और कहानी को अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर किया करो। और आपने अगर अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप का जो हमारे सोशल मीडिया का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का हमारा जो फेसबुक का जो चैनल का लिंक है वो भी इसी में है, तो आप जाइए और हमारे सभी चैनल को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, 434वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात के अंधेरे में सन्नाटा गहरा गया था। चारों तरफ दूर दूर तक सड़क पर कोई नहीं था। कहीं कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। युवराज की उल्टे पड़ी कार अब सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी थी। शीशे चकनाचूर हो गए थे। BMW की ड्राइविंग सीट पर एक एक करके 4 लोग बाहर निकले। उनके चेहरे पर मास्क थे, बदन पर फिट लेदर जैकेट और हाथों में चमचमाते स्टील के पंचिंग दस्ताने। उनकी चाल में एक ऐसा एहसास था जो बताता था कि सिर्फ गुंडे नहीं बल्कि गलियों की मार पर तपते हुए असली फाइटर थे। हर एक के हाथों में पट्टियां बंधी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे किसी मिशन पर आए थे। उनमें से एक अंदर आया और लंबा चौड़ा वही
पैरों की जैसी चाल बिल्कुल मजबूत। बाकी तीन उसके पीछे दूर आ रहे थे। युवराज के माथे पर खून की धार बह रही थी, सांसें तेज चल रही थी। उसके कपड़े खून और धूल से सन चुके थे, लेकिन उसकी सांसें वो अब भी पुराना तेज था। पहले फाइटर ने जैसे ही हमला किया, राइट हुक, लेफ्ट पंच और नीचे झुककर, लेकिन युवराज भी इतना कोई नौसिखिया तो था नहीं। उसने पहले हुक हवा में छोड़ते हुए बाईं तरफ झुककर कंधे से बॉडी को मोड़ते उसके पेट पर घुसा दे मारा। पंच इतना स्टीक था कि वो फाइटर 2 कदम पीछे चला गया। दूसरे ने बिना वक्त गवाए स्पिनिंग किक मारी, लेकिन युवराज ने आगे झुकते हुए उस किक को भी मिस कर दिया और घुटने से उसके पैर की रगों पर वार किया। तीसरा फाइटर अब तक पीछे आया और सीधा युवराज की पीठ पर एक कड़ा प्रहार कर दिया, लेकिन युवराज ने अपने दोनों हाथ पीछे करके खुद को संतुलन बनाए रखा। पीछे मुड़ते ही उसका कॉलर पकड़कर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। युवराज जिस तरीके से लड़ रहा था, उसे कोई छू भी नहीं पा रहा था। वो हर पंच, हर किक और लगातार उसके मूव्स को चोक कर रहा था, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी सांसें तेज हो गई। उसका शरीर गहराने लगा, माथे से खून अब आंखों के पास तक पहुंचने लगा था। इतने में ही वो फाइटर उठे और एक ने पसली में साइड किक मारी, दूसरे ने घुसे कि उस पर बोछार कर दी। तीसरा फाइटर उसके पैरों को जकड़ते हुए उसे जमीन पर गिराने में सफल हुआ। युवराज जमीन पर गिर गया था। उसकी पसलियों में झंझनाहट फैल गई थी और सांसें रुकती जा रही थी। हर घुसा उसके सीने में घुसता, हर लात उसकी हड्डियों को कपा देती, लेकिन युवराज भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जमीन से उठते हुए एक पल के लिए पूरी ताकत बटोरी और अपने दोनों हाथ फैलाकर दो फाइटरों की गर्दन पकड़ ली। सिर से एक जोरदार टक्कर मारी, उनके सिर आपस में टकराए और वो दोनों वहीं झटका खाकर नीचे गिर पड़े। तीसरा फाइटर ने एक डबल किक मारने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने हाथ से टखने को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जमीन पर दे पटका। फिर दूसरे पर झपटा और उसके माथे की और लाठी चला दी। युवराज ने अपने दोनों हाथों से लाठी पकड़ी और घुमाई और उसके जबड़े पर दे मारी। इसी बीच युवराज की भारी भारी सांसों की आवाज उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। वह घुटनों के बल नीचे जमीन पर एकदम से बैठ गया था। शरीर खून और पसीनों से लथपथ हो गया था। चारों हमलावर अब धीरे धीरे अपनी सांसें बहुत ही मुश्किल से ले रहे थे। तभी वहीं पर एक गाड़ी सड़क पर आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स के तेज प्रकाश ने पूरे क्षेत्र को चीर दिया। यह काली एसयूवी थी और उसमें 4 लोग उतरे और वो एकदम तेज छरहरे थे। उनके चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिश्रण था और युवराज ने जैसे ही उनके आने की आहट सुनी, उसने जमीन पर पड़े एक लोहे की रोड को उठा लिया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थी और शरीर उसका साथ छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो लोग उतरे, वो उतरते ही उन्होंने एक साथ स्टील की रोड से युवराज के पेट पर जोरदार वार कर दिया। उसकी कराहटे हुई चीख सड़क पर दीवारों से टकरा गई और दूसरा हमलावर उसके कंधे पर लोहे का पंच रोड दे मारा। तीसरा युवराज की टांगों पर टॉर्च की तरह भारी डंडे से प्रहार करने लगा और चौथा, जो सबसे ताकतवर था, उसने युवराज की गर्दन पकड़ ली और उसे उठाकर सड़क पर फेंक दिया। युवराज अकबर लगभग बेहोश होने की स्थिति में आ गया था। उसके होठों से खून रिस रहा था और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, मानो वो कहना चाह रहा हो कि अभी तो समय है। हमलावरों ने कोई समय नहीं मांगा और उन्होंने युवराज को घसीटते हुए एसयू की ओर लेकर जाना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी ने उसका मोबाइल फेंक दूर दिया और फिर एक ने उसकी जेब टटोल कर उसे एकदम से खाली करने की कोशिश की। एसयू का पिछला दरवाजा खुला और युवराज को बुरी तरह से पटक कर उसके अंदर डाल दिया। उसको ऊपर एक कंबल डाल दिया कि ताकि उसे कोई बाहर से देख ना सके। गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए। ड्राइवर ने इग्निशन ऑन किया और गाड़ी तेजी से उस सुनसान रोड पर चली गई। पीछे छूट गए सारे खून के धब्बे। गाड़ी कुछ ही देर में क्लब के अंदर आ गई थी। क्लब की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी आ रही थी। जगह जगह पर खून के चींटे और टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे। ये कोई अलग ही तरह का क्लब था और यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइटर क्लब था और यहाँ पर अलग अलग लड़ने की ताकत होती थी। यहाँ कोई भी कानून भी नहीं था। एसयू का दरवाजा खुला और चारों फाइटर ने अधमरे युवराज को बाहर निकाल लिया। उनकी आंखें आधी खुली थी, शरीर जख्मों से छलने और कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे। उसके हाथों में अब भी पीठ पीछे कसकर बांधे हुए थे। उन्होंने उसे घसीटते हुए एक बड़े से हॉल में लेकर उस कुर्सी पर बिठा दिया और चारों टांगों को लोहे की कीलों से जमीन पर गाड़ दिया। 2 लोगों ने मिलकर युवराज को पैरों को भी मोटी रस्सियों से बांध दिया था। युवराज की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसकी नजरें धुंधली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है और उसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं।
तभी उसके सामने एक विशालकाय आदमी आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर किसी अखाड़े के पहलवान जैसा चौड़ा चौड़ा सीना था। उसने युवराज के चेहरे की ओर झुककर एक ठंडी मुस्कान दी और एक स्टील की बाल्टी से बर्फ मिला हुआ पानी उसके चेहरे पर फेंका। ठंडे पानी का झटका युवराज की चेतना को और भी तेज कर दिया। अब आया तुम्हें होश? उस आदमी की आवाज पूरी जगह पर गूंज गई। युवराज ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन होठ सूजे हुए थे, गला सूख गया था। उसमें ताकत ही नहीं बची थी कि वो कुछ कहे। तू सोच रहा होगा कि हम कौन हैं, तुझे यहां पर क्यों लाए हैं? उस आदमी ने एक और जोरदार घूंसा उसकी छाती पर मारकर अपनी आवाज को बुलंद करा। उसने फिर आगे कहा, हम वो हैं जिन्हें तुझ जैसे लोगों को तोड़ने में मजा आता है। उसके बाद लगातार वो सभी हंसने लगे। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी जिसे वो फर्श पर टन टन बजा रहा था। युवराज का सिर झुका हुआ था, उसकी सांसें भारी थी और हर सांस का दर्द अब उसके सीने में चुभ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, पर उसका अपराध क्या है कि उसने किसको यहाँ पर डिफेंड नहीं किया। अचानक आज उस विशालकाय आदमी ने उसकी ठोड़ी को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर किया। देख देख मेरी आंखों में, तुझे जो मार रहे हैं वो तुझसे कोई निजी दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन पैसा और ताकत, ये दुनिया इन्हीं दो चीजों से चलती है, और तू इस रास्ते में आ गया है। इतना कहकर उसने एक फिर मुक्का मारा और इस बार युवराज पर पेट पर मारा। युवराज की चीख उसके होठों से बाहर निकल न सकी। पीछे खड़ा एक और आदमी जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, वो आगे आया और उसके हाथ में एक चाबुक था। उसने बिना कोई चेतावनी दिए युवराज की पीठ पर तेज चाबुक मार दिया। रस्सियों से बंधा हुआ युवराज झटके से कुर्सी पर उछल पड़ा। उसके मुंह से दर्द की सिसकी निकली। तुझे क्या लगा था तुझ पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी? बड़े भोले हो यार तुम। उस चाबुक वाले आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। युवराज ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और आ गया था। लाते घुसे चाबुक लोहे की छड़ से लगातार उस पर वार होते जा रहे थे। युवराज के शरीर का कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी आत्मा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। शरीर तो टूट गया था, लेकिन मन में आग जल रही थी। उन्होंने युवराज को एक इंजेक्शन लगाया जिससे उसका दर्द और बढ़ जाए। उसकी नसों में जलन दौड़ने लगी। युवराज अब लगातार चिल्ला रहा था। वहां पर एक आदमी और कोने में खड़ा था। वो ये सब होते हुए देख रहा था। उसकी आंखें युवराज पर ही टिकी हुई थी। वो युवराज को जानता था, काफी पुराने दिनों से। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान धीरे धीरे घर कर रही थी। वो धीरे धीरे वापस अंधेरे में चला गया। ये कौन था? कौन था ये आदमी, और क्यों इसने युवराज को इतनी बुरी तरह से मारा था? अब क्या करेगा युवराज? कौन बचाएगा युवराज को? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।